स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो चलने वाला है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल सेट चलने वाला है। तो अगर आपका भी पेपर 26 जुलाई को है तो ये जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं वो सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। सवाल कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। तो याद रखिए कि ये हुआ था 1 नवंबर 2000 को, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल यहाँ से ऐसे पूछ सकता है आपसे भी से कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है। तो आप लोग को बताना है कि छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम हो जाएगा वो दक्षिण कोसल हो जाएगा। दक्षिण कोसल हो जाएगा छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम। चलिए चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखिए कि यह महानदी को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मिनी माता बांध किस नदी पर बना है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि मिनी माता बांध किस नदी पे बना है। सबसे पहले एक प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि मिनी माता बांध कहाँ है। तो आप लोग को बताना है कि मिनी माता बांध छत्तीसगढ़ में है। ऐसे आप लोग को ये प्रश्न को ध्यान में रखना है। अब हमारा सवाल कह रहा है कि मिनी माता बांध किस नदी पे है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये हंसदेव नदी पे है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस स्थान को कहा जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस स्थान को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भोरम देव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। आपको बताना है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। तो याद रखिएगा कि ये होता है निर्वात में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सवाल पूछ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप लोग को याद रखना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। बताना है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिए कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिए कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा एम्पियर। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है। तो आपको याद रखिए कि ध्रुव पर सबसे ज़्यादा भार होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बताना है कि किस तापमान पर जल का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है। तो याद रखिएगा कि इसका संबंध हृदय से है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी है। तो आप लोग को याद रखिए कि यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो यकृत हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है। बताना है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। बताना है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है।
तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसीलिए इसका मैं उत्तर आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। और एक सवाल को याद रखिएगा, सवाल अगर पूछा जाए कि तारों का टिमटिमाना क्या होता है, तो आपको याद रखिए कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों टिमटिमाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है। सवाल कह रहा है कि एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है। तो याद रखिए कि 24 घंटा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर औसत रूप से कितना होता है। सवाल कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर औसत रूप से कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिए कि 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। सवाल आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है। सवाल पूछने का तरीका बदल सकता है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निकट दृष्टि के लिए अप्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर यहीं पे आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए कि दूर दृष्टि के लिए हम उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। बताना है कि यदि किसी वस्तु का जो वेग है वो दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो याद रखिए कि 4 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। बताना है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो आपको याद रखना है कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल पूछ सकता है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है कि लैक्टोमीटर का प्रयोग हम दूध की शुद्धता मापने के लिए करते हैं। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि वायुमंडलीय दबाव किसके लिए, तो बैरोमीटर, ये तो आप लोगों ने अभी देख ही लिया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक सवाल ये भी याद रखिए कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि लैक्टिक अम्ल दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बताना है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल पूछ सकते हैं कि धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि धोवन सोडा का सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ये हमारा हो गया धोवन सोडा का सूत्र। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। बताना है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि 7 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता मापने का इकाई है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता मापने का इकाई है। तो आपको याद रखना है कि ये पेट्रोल की गुणवत्ता मापने की इकाई है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि केरोसिन में हम लोग किसे डुबा कर रखते हैं, यानी कि केरोसिन में क्या डुबा कर रखा जाता है। तो याद रखिएगा कि पहला तो सोडियम और दूसरा हो गया पोटेशियम। ये सारे चीज़ें जो कि केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है सवाल को। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ए मीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा मापने के लिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, रुधिर प्लाज्मा में थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार फाइब्रोजन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। सवाल कह रहा है कि रुधिर प्लाज्मा में थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार
फाइब्रोजन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है कि ये होता है यकृत में निर्माण होता है इसका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती है? ये भी सवाल आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती है? तो याद रखना है कि सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है? बताना है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होते हैं। तो याद रखिए कि परमाणु के कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक सवाल ऐसे पूछ सकता है कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो आप लोग को याद रखना है कि परमाणु नाभिक की खोज किए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोज किए थे। कब किए थे? तो याद रखिए कि 1911 में किए थे, इसको भी ध्यान में रखिए। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? सवाल कह रहा है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है इथेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो आपको याद रखना है कि मीथेन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सवाल पूछ रहा है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए कि लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अभी आप लोगों ने ऊपर पता था कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? सवाल कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए कि मधुमेह रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और घेंघा किसकी कमी से होता है? तो याद रखिए कि घेंघा होता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? सवाल पूछ रहा है कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो आपको याद रखना है कि पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल एक ऐसे याद रखिएगा कि जो फ्यूज बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है? सवाल आपसे पूछेगा कि फ्यूज किस चीज़ का बना होता है, तो आपको याद रखना है कि फ्यूज जो बना होता है वो शीशा प्लस टीन का बना होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि कोशिका का पावर हाउस हम माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिए कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, यानी कि कोशिका में प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो याद रखिए कि कोशिका में प्रोटीन का फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? ये सवाल रिपीट हो चुका है, तो उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अभी मैंने इसका भी उत्तर ऊपर बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगी यकृत, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो याद रखिए कि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मास्टर ग्रंथि हमारा हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? सवाल पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करती है? तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? सवाल कह रहा है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है कि ये जाइलम के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 35 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखिए कि स्कर्वी होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से सवाल पूछेगा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो याद रखिए कि रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये भी याद रखिए कि बेरी विटामिन B1 के कमी से होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से पूछ लिया जाए कि WBC का जीवन काल कितना होता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि WBC का जीवन काल कितना होता है। तो याद रखिए कि 13 से 20 दिन का होता है WBC का जीवन काल। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। सवाल कह रहा है कि मानव हृदय में टोटल कितने कोष्ठ होते हैं। तो याद रखिए कि टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आत्मघाती हम लाइसोसोम को कहते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी। सवाल को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। सवाल कह रहा है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, वाटसन एवं ग्रीक, ल्यूवेनहुक या फिर ग्रेगर मेंडल। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगर पूछ लिया जाए कि कोशिका की खोज कब और किसने की, तो आपको याद रखना है कि कोशिका की खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक ने किए थे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के खोज किए थे। और कब किए थे ये भी याद रखिए कि 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। ऑप्शन है ए बी या फिर O नेगेटिव। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा O नेगेटिव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखिए कि ये गौर लाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु क्या है। सवाल पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो क्या है। ऑप्शन है बाघ, वन भैंसा, पहाड़ी मैना या फिर हिरन। तो आपको याद रखना है कि वन भैंसा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है जहां 3 नदियों का संगम है। सवाल कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है जहां 3 नदियों का संगम है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर राजिम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पंक्ति नृत्य छत्तीसगढ़ किस जनजातीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए कि ये किया जाता है ये सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्रकोट जलप्रपात किस नदी के तट पे स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे स्थित है। ये इंद्रावती नदी के तट पे स्थित है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल पूछ सकता है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न है, कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस राज्य में स्थित है। सवाल कह रहा है कि कागेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बस्तर जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तीजन बाई किस लोक गायक शैली का
प्रसिद्ध कलाकार है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि तीजन बाई किस लोक गायन शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? तो याद रखिए कि ये पंडवानी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? सवाल कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो याद रखिए कि ये पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम रूस भी कहते हैं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये कृषि और कृषि औजारों की पूजा से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो ये थे अजीता जोगी, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बैलाडीला दांतवेड़ा किस खनिज के उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो याद रखिए कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? आपको याद रखना है कि ये स्थित है असम में, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। एक सवाल ऐसे पूछ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि ये 1905 में हुआ था। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना या पहला शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना या पहला शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो याद रखना है कि ये भाग 3 में वर्णित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 55 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो याद रखिए कि ये हुई थी मेरठ से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताना है कि किस ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। तो याद रखिए कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? तो याद रखिए कि शुक्र ग्रह को ठंडा ग्रह कहा जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काफ़ी सिंपल प्रश्न है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिए कि ये हो जाएगी गंगा नदी, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? सवाल कह रहा है कि भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? तो याद रखिए कि ये प्रधानमंत्री को माना गया है, राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सबसे पहले याद रखिए कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अब सवाल कह रहा है कि भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है कि ये होते हैं प्रधानमंत्री, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हमारा लास्ट नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल को याद में रखना है कि प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा कि 13 अप्रैल, कहीं कहीं फुल डेट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो फुल डेट याद रखिए 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो हमारा 1919 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो याद रखिए कि ये
अमृतसर पंजाब में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, हम लोगों ने आज का सारा ही प्रश्न देख लिया और क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।